तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार में कृषि और वन की जो 5वीं वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आज़ादी से पूर्व की नहरें। कहने का मतलब है, अच्छा पहले हम बतला देते हैं, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बिहार में मौसमी की खेती होती है, ठीक है। मौसमी खेती मतलब कि अलग अलग मौसम में अलग अलग कृषि की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम पहले पढ़े कि बिहार में अलग अलग मौसम में अलग अलग कौन कौन सी खेती की जाती है, इसके बारे में पढ़ें, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो है जानेंगे कि जो मौसम में क्या, हाँ उसके बाद हम पढ़े थे कैसे कि बिहार में सिंचाई की कौन कौन सी सुविधाएँ हैं, ठीक है ना। जैसे हम नलकूप पढ़े थे, तालाब पढ़े थे, ये सब क्या बहुत सारी सुविधाएँ पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आज़ादी से अब वही सुविधाएँ जो थे, जैसे नहर था, नदियाँ था, तालाब था, कुआँ था, नलकूप था, बहुत सारी सुविधाएँ था, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे खास करके नहरों के बारे में कि आज़ादी के पूर्व बिहार में कौन कौन सी नहरें थी, ठीक है ना। कि आज़ादी के पूर्व बिहार में कौन कौन सी नहरें थी। यहाँ पर है आपका क्या है, आज़ादी से पूर्व बिहार में कौन कौन सी नहरें थी, आज हमको पढ़ना है। इसमें पहला क्या है, सोन नहर है। पहला कौन सा नहर है आपका, क्या है, पहला सोन नहर है। कहा यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। कहा यह सोन है सिंचाई परियोजना का क्या है, एक भाग है, ठीक है ना। यह सोन क्या है, सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। जो सोन है आपका बिहार की पहला आधुनिक जो है सिंचाई परियोजना है, ठीक है। आधुनिक मतलब कि आज़ादी के बाद की, मतलब ऐसे तो इसका निर्माण हो गया था पहले, आज़ादी से पहले ही, ठीक है ना। आधुनिक मतलब कहने का मतलब जो एक प्राचीन होता है, एक आधुनिक। प्राचीन मतलब कि आज से कहने का मतलब है 2000 साल पुराना, 1000 साल पुराना। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 200-150 साल पुराना जो है आपका सोन नहर है, ठीक है ना। इसको कहेंगे आधुनिक माने जाते हैं। 200-150 साल पुराने जो चीज़ होते हैं या फिर जो आपके धरोहर होते हैं उसको आधुनिक माना जाता है। कहेंगे कि देखिए इसे 1874 में टिहरी का निर्माण किया गया था। कहा कि इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया, ठीक है ना। फिर कहा कि इसमें 2 नहरें निकाली गई। मतलब कहा जाए कि सोन नहर है, यहाँ पर इसका निर्माण कैसे हुआ, तो सिर्फ टिहरी में 1874 में निर्मित किया गया था, ठीक है, सोन नहर को। कहा कि इससे 2 नहरें निकाली गई। कहा कि एक नहर पूर्व पश्चिम सोन नहर कहलाया। ऐसे नहरों के द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, ठीक है, कहा गया एक जो नहर है आपका पूर्व पश्चिम नहर, पूर्व पश्चिम जो है सोन नहरें हैं, ठीक है। इस नहरों को क्या किया गया, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, ठीक है, और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्र के 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया। महजिद जाता है, कह रहा है कि जो आपका सोन नहर पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया था, उससे 2 नहर निकाला गया था। एक आपका पूर्व की तरफ निकाला गया था, एक आपका पश्चिम की तरफ निकाला गया था। देखिए पश्चिम के इलाका सोन नहर के पश्चिम में कौन आ जाएगा, आपका भोजपुर आ जाएगा, ठीक है ना, भोजपुर इलाका आ जाएगा। आपका पूर्व में कौन आ जाएगा, आपका रोहतास हो जाएगा, आपका औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, जहानाबाद, पटना, ये सब क्या आ जाएगा, पूर्वी इलाका हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि सोन नहर जो है कुल मिलाकर 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, हमारे सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करता है। आगे क्या पढ़ना है, फिर आपको सारण नहर पढ़ना है। सारण नहर, ठीक है, ये भी बिहार की एक प्रमुख नहर है। तो गोपालगंज प्रखंड में 1880 में नहर का निर्माण किया गया था। इस सारण नहर है बरसों के बाद जो है 1880 में, मतलब से 6 साल बाद सारण नहर का निर्माण किया गया था। कहाँ, तो गोपालगंज के प्रखंड में, ठीक है ना। फिर कह रहा है ढाका नहर, ठीक है, कौन नहर, ढाका नहर। ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर यह एक छोटा नहर है। कह रहा है कि ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर यह एक छोटा नहर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। ये जो ढाका नहर है ये किस नदी पे है, तो ललबकिया नदी पे है। और कौन सा जगह पे है, तो ढाका अनुमंडल में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो क्या है, लगभग 30 किलोमीटर है। और इसके द्वारा 45,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। मगर इसके द्वारा जो है लगभग 45,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसका क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, त्रिवेणी नहर पढ़ेंगे पहला। और क्या पढ़ना है आपको, त्रिवेणी नहर पढ़ना है। कह रहा है कि इसका निर्माण 1903 के में पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ था। पहला बात, इसका त्रिवेणी नहर का नाम जो त्रिवेणी क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो क्या है
कि गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान पर इस नहर का निर्माण किया गया था, जिसके कारण जो है इसे त्रिवेणी नहर दिया गया। ये नहर कहाँ में है? तो ये बिहार के पश्चिमी जिला में है। पश्चिमी जिला क्या है आपका? पश्चिमी जो ये जो आपका क्या कहलाता है, पश्चिमी चंपारण है। और ये जो पश्चिमी चंपारण क्या है, तो बिहार के सबसे उत्तरी जिला पड़ता है जो पश्चिमी चंपारण है, वहीं पर क्या है, त्रिवेणी नहर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? जिसका निर्माण 1903 में हुआ था। आगे पढ़ेंगे इसका कुल लंबाई कितना है। इसका कुल लंबाई ज़्यादा कुछ लंबा ना है, 1.094 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 1.094 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है आपकी कौन नहर का? तो त्रिवेणी नहर का, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण जिले के लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या कहता है? सिंचित कहता है। क्या कहता है? पश्चिमी चंपारण के 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या कहता है? सिंचित करता है, हमारा सिंचाई प्रदान करता है। तो हम देखते हैं आगे। अब पता है कि आज़ादी वो क्या पढ़े हम जो भी नहर पढ़े हैं अभी, ये सब क्या है आपका? त्रिवेणी नहर हो गया, सोन नहर हो गया, सारण नहर हो गया, ढाका नहर हो गया, ये सब आज़ादी के पहले के नहर हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? आज़ादी के बाद के नहर। देखिए क्या कह रहा है, कोसी नहर। ये क्या है? कोसी नहर है। ये कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहर निकालेगी। कह रहा है कि कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर, ठीक है ना, और हनुमान नगर के पास, हनुमान नगर जगह है भारत नेपाल सीमा के पास, जहाँ पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई, ठीक है। एक पूर्व कोसी किनारे और पूर्व कोसी नहर, ठीक है, पश्चिमी कोसी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर। कहने का मतलब जैसे सोन नदी पर निकाला गया था ना, एक पश्चिम की तरफ एक पूर्व की तरफ, वैसे क्या है कि आपका जो है कोसी नदी पर भी एक पूर्व के किनारे पर निकाला गया पूर्वी कोसी नहर, और पश्चिमी कोसी पर निकाला गया पश्चिमी कोसी नहर। कह रहे कि पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किलोमीटर है। पूर्वी कोसी नहर की प्रमुख लंबाई कितना है ना, मेन पूर्वी कोसी नहर उसकी मेन कितना कुल लंबाई कितना है? 44 किलोमीटर है। और उस मुख्य नहर के 4 शाखाएं हैं। जब पूर्वी कोसी नहर है, इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो आपकी 4 शाखाएं हैं। पहला है मुरलीगंज नहर, फिर है जानकी नहर, फिर है पूर्णिया नहर, फिर अररिया नहर। मेन बात है देखिए, मुरलीगंज हो गया, जानकी हो गया, पूर्णिया अररिया का जान है आपको, बिहार का पूर्वी जिला में उत्तर पूर्व का जिला है, ठीक है। तो जिला के नाम पड़ गया पूर्वी जिला में पूर्णिया नहर, अररिया नहर। वैसे जानकी नहर भी क्या वही स्थान के जानकी नामक स्थान पर है, इसलिए जानकी नहर। मुरलीगंज नामक स्थान पर है, इसमें मुरलीगंज नहर हो गया। इस प्रकार इस नहर की शाखाओं, इस प्रकार इस नहर है, मतलब ये जो नहर है आपका पूर्वी नहर, इसकी जो शाखाएँ हैं और एक उप शाखा और सहित इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? तो आपका 3004, यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 3004 यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में जो है यहाँ जो है 3040 जो है ना, इसको 3040 जो है इसको हम मतलब अगले क्लास में बता देंगे, मिसप्रिंट हो गया है शायद, ठीक है। देखे बतला देंगे क्या है, लेकिन हम इसकी कुल लंबाई कल हम बतला देंगे कितनी कुल लंबाई है। इसके द्वारा पूर्णिया, सहरसा एवं मधेपुरा जिलों के लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। ये जो आपका नहर है, कौन नहर? तो आपका जो पूर्वी कोसी नहर है, ये आपका मधेपुरा, देखिए क्या, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा जिलों के लगभग 6 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ऐसा हो भी सकता है कि 3040 किलोमीटर हो सकता है, हमको ध्यान में नहीं है, ठीक है ना। इसको हम अगले क्लास में बता देगा कि इसका जो क्षेत्र भी सिंचित करने का क्षेत्र भी 6 लाख हेक्टेयर है। तो 6 लाख हेक्टेयर सिंचित करने का मतलब इसका नहर की लंबाई हो सकता है। अब ये कह रहा है कि पश्चिमी कोसी नहर क्या कर रहा है? पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई कितना है? तो 115 किलोमीटर है। इसे दरभंगा जिला एवं 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या कहता है? सिंचित करता है। ये जो पश्चिमी कोसी नहर है, ठीक है ना, इसकी कुल लंबाई कितना है? आपका 115 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो कुल मिलाकर कितना भूमि को सिंचित करता है? तो आपका 3 लाख हेक्टेयर भूमि आ चुकी है, 3 लाख हेक्टेयर भूमि क्या कहता है? सिंचित करता है। फिर एक आप कहते हैं गंडक नहर, ठीक है ना। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर, गंडक नदी पे त्रिवेणी नामक स्थान पर 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास एक 743 किलोमीटर लंबा, एक तो क्या है 760 किलोमीटर क्या कहते हैं 743 किलोमीटर लंबा एवं 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है।
यहाँ पर जो है 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर पर नगर में के पास 743 किलोमीटर लंबा, ये किलोमीटर नहीं होगा, ये 743 मीटर लंबा होगा, ठीक है ना। 743 मीटर लंबा, इसमें थोड़ा सा गलतियाँ भी है, इसको हम अगले क्लास में सुधार कर देंगे। यहाँ पर अगले क्लास में बता देंगे यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, ठीक है ना। हम इसको देख लेंगे बाहर से, फिर इसको अगले क्लास में बता देंगे। 743 है, यहाँ है, यहाँ पर एक जो आपका नहर की लंबाई है उसको बता देंगे। कह रहा है कि इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुआ नहर है। कह रहा है कि इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुआ नहर है और पूर्व की ओर सारण नहर निकलती है। कह रहा है कि इस बांध से पश्चिम की ओर क्या है, तिरहुआ नहर है, पूर्व की ओर कौन है, सारण नहर निकलती है, ठीक है ना। और तिरहुआ नहर से सारण जिले की लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। कह रहा है कि जो तिरहुआ नहर है, अब तिरहुत नहर से सारण जिले की लगभग 4.8 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। सारण नहर से पश्चिमी चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले और सारण नहर से चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले के 6.9 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। यहाँ लाख छूट गया है, 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है, सिंचित करता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है ना। हम इसको कल सुधार देंगे। अब देखिए क्या है कि नलकूप किसको कहते हैं, जैसा अभी आपका मोटर हो गया, आपका कल हो गया, ठीक है ना, बोरिंग हो गया, खास करके आपका जो कल और बोरिंग होता है ना, उसी को नलकूप कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। आज हम अब पढ़ने नलकूप पढ़ने वाले हैं, नहर तो पढ़नी है और नलकूप पढ़ेंगे। सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख स्थान नलकूप का है। सिंचाई के बाद दूसरा प्रमुख स्थान किसका है, आपका नलकूप का है। आज़ादी के पूर्व, ठीक है ना, बिहार में नलकूपों की व्यवस्था नहीं के बराबर था। मैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी कि हर घर में हर गांव में क्या है कि नलकूप की व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना। आज़ादी के बाद हमारे जो देश में नलकूप की व्यवस्था अधिक मात्रा में नहीं थी, ठीक है ना, मतलब नहीं के बराबर थी। किंतु आज़ादी के पश्चात नलकूप की व्यवस्था बहुत तेज़ी से होने लगी। लेकिन जब आज़ादी मिल गया हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है हमारे देश में नलकूप की व्यवस्था जो है बहुत अधिक मात्रा में की, ठीक है। क्योंकि नलकूप की व्यवस्था की जाएगी तब वहीं कृषि का विकास होगा, तब वहीं भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो है उसको खाना पानी मिल सकेगा। अब कह रहा है कि अब इसके द्वारा कुल सिंचाई भूमि का 38.77% भाग की सिंचाई होती है। कह रहा है नलकूप जो है अब 38 कुल जो आपका कृषि भूमि है ना, उस कुल कृषि भूमि का 38.77% भाग की सिंचाई होती है, किसके, नलकूप के द्वारा। नलकूप द्वारा सिंचाई समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में होता है। क्या कि नलकूप द्वारा जो सिंचाई होता है समस्तीपुर, ठीक है ना, समस्तीपुर तो पटना के बगल में है, और फिर क्या है सीतामढ़ी में क्या होती है, नलकूप के द्वारा आपकी सिंचाई होती है। हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है आपके पहना आपका क्या, कुआं तो जानते होंगे, जमीन खंड करके बनाया जाता है, बहुत गड्ढा जगह होता है, ठीक है ना। कह रहा है बिहार राज्य कुएं का उपयोग प्राचीन काल से, देखिए कुआं का उपयोग क्या है, प्राचीन काल से किया जा रहा है, ठीक है। अगर पटना में जाएंगे तो आपका अगम कुआं है, जो कहा जाता है कि अशोक ने उस कुआं का निर्माण करवाए थे, कि जब अशोक हमारे देश के बहुत बड़े सम्राट वो माने जाते हैं, ठीक है ना, राजाओं का राजा कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो वो क्या किए थे कि बिहार में कुएं का उपयोग, वो उनके समय में वो कुआं बना था, अगम कुआं पटना का, ठीक है ना। तो वैसे देखिए बिहार में जो कुएं हैं बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, किंतु अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। लेकिन अब जो है कुआं का प्रचलन बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब नलकूप आ गया, नदी आ गया, नहर आ गया, तालाब आ गया, इसलिए ज़्यादा लोग कुआं का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुआं से सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी। अब इसके स्थान पर पंप अब इसके स्थान पर क्या है, अब इसके स्थान पर पंप सेटों का प्रयोग किया जाता है। पंप सेट मतलब वही नलकूप का बात किया जाता है, पंप सेटों का प्रयोग किया जाता है। कुओं से सिंचाई का काम केवल 2% तक हो गया है। अब क्या है, कुआं से सिंचाई बहुत कम होता है, मात्र 2% में होता है, ठीक है ना। फिर जैसा कि आप देखे हैं कि जो आपका नलकूप से सिंचाई का 38% होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फिर भी कुछ मैदानी भागों में सिंचाई के लिए कुआं का प्रतिशत अधिक है। लेकिन हाँ ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ आज भी कुआं से अधिक सिंचाई किया जाता है, जो कम विकसित क्षेत्र हैं, जो क्या है कि कम विकसित क्षेत्र है, वहाँ आज भी क्या, जहाँ नलकूप की सुविधा नहीं है, नहर नहीं है, तालाब नहीं है, वहाँ कुआं से सिंचाई लोग करते हैं।
जैसे कि दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, पश्चिमी चंपारण के जिले प्रमुख है जो कुआं सिंचाई करते हैं। दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भागों से कुएं की सिंचाई का काम अधिक होता है, ताकि उत्तर के मैदानी भाग से अधिक दक्षिण के जो मैदानी भाग है ना, जहाँ पर नहर की सुविधा नहीं है, अच्छा ठीक है, कि पहाड़ी इलाका हो गया, और क्या है कि वहाँ पर क्या है, नहर की सुविधा नहीं है, वहाँ नदियाँ नहीं है ज़्यादा, वहाँ तालाब नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं वो लोग कुआं खोद करके उससे सिंचाई करते हैं। जैसे नवादा हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, जहानाबाद जिला हो गया। इन जिलों में जल की सतह ऊपर होने के कारण कुछ न कुआओं का निर्माण आसानी से होता है। कह रहा है कि जो जिला है, तो जो जिला है नवादा हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, यहाँ पर जल का जो सतह क्या है, ऊंचा है, मतलब जल्दी जल मिल जाता है, इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि कुआं से जल प्राप्त करके सिंचाई आराम से कर लेते हैं। और पहना वो क्या, तालाब पहना है, ठीक है ना, क्या पहना, तालाब। लेकिन तालाब द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्य में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति है। जैसे अगर कुआं जो है प्राचीन काल से किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, वैसे ही जो अगर तालाब भी है, इसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने क्या किए थे, अपने काल में तालाब का निर्माण करते थे, जिसे सरोवर कहा जाता था, ठीक है ना, जिसको पानी के लिए, पीने के लिए उपयोग करते थे। आज तो तालाब गंदा हो गया, पहले तालाब अच्छा होता था, साफ पानी होता था। कह रहा है कि जिस गांव अथवा नगर में नदियां नहीं होती थी, वहां पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक संस्करण तालाब में किया जाता। आज भी देखते हो कि आपकी जो बिहार की जो त्योहार है छठ पूजा है, जिसको पानी में किया जाता है, जो पानी वाला जगह पर किया जाता है, जैसे तालाब हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, कुआं। तो जिस क्षेत्र में नदियाँ, तालाब, कुआं नहीं है, नदियाँ, तालाब और नहर नहीं है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि मतलब नदियाँ, नहर नहीं है, वहाँ पर क्या किया जाता है, तालाब खोद दिया जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ के लिए हो गया या फिर कृषि कार्य के लिए हो गया, उसका उपयोग किया जाता है। बिहार का पावक पर्व देखिए, छठ पूजा क्या है, फिर आराधना तालाबों में किया जाता है, ठीक है ना। बिहार में दो प्रकार के तालाब सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलते हैं। कई बिहार में जो है दो प्रकार के तालाब मिलते हैं, ठीक है, सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। कहने का मतलब बिहार में दो प्रकार के तालाबों की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ बाढ़ अधिक आता है वहाँ पर, जबकि कृत्रिम तालाबों का सुविधा मैदानी भागों में अधिक है। कह रहा है कि बाढ़ जहाँ पर अधिक बाढ़ आता है वहाँ पानी जम जाता है, पानी जमने से आपका तालाब बन जाएगा। जहाँ पर बाढ़ अधिक आएगा तो गड्ढा में पानी जम जाएगा और तालाब बन जाएगा। लेकिन जहाँ समतल मैदान है वहाँ तो क्या है, गड्ढा है नहीं, अब पानी पड़ेगा तो इतना पानी पड़ता नहीं है, बाढ़ आता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है कि जबकि कृत्रिम तालाबों का सुविधा मैदानी भागों में अधिक है, जहाँ मैदानी भाग समतल मैदान में। इस भाग में मुलायम मिट्टी, मतलब जो आपका तालाब का जो भाग होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका मुलायम मिट्टी, इसमें मिट्टी के कारण जमीन खोद कर तालाब बनाना आसान होता है, क्योंकि इस जो भाग होता है यहाँ मैदानी भाग में मुलायम मिट्टी होने के कारण जमीन को खोद कर तालाब बनाना आसान होता है। यहाँ तालाबों में मछली पालन और मखाने की खेती होती है। आपका जो यहाँ मैदानी भाग में होता है तालाब में क्या करते हैं, तालाबों में मछली पालन होता है या फिर मखाने की खेती भी होती है, ठीक है ना। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। जैसा कि हम पढ़े हैं कि आपका नहरों के द्वारा क्या होता है, नलकूपों के द्वारा 38% होती है। आपका क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कुआं, नल जो क्या कुआं हो गया, कुआं के द्वारा 2% होती है। वैसे कि आपका तालाब के द्वारा कितना होती है, 9% कृषि और भूमि का सिंचाई किया जाता है। किंतु बिहार में तालाब द्वारा सिंचाई कुल 2.10% रहा है। लेकिन क्या भारत में कितना है, 9%। लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में तालाब द्वारा कितना सिंचाई किया जाता है, 2.1%, ठीक है ना। इसको एक बोलेंगे, कोई जीरो का तो कोई मान है नहीं। तालाब द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिला प्रथम स्थान है। अगर बिहार में देखा जाए तो तालाब द्वारा सिंचाई में किसका प्रथम स्थान है, तो मधुबनी का प्रथम स्थान है। जहाँ इससे क्या 17,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। मधुबनी में जो है पूरा कृषि क्षेत्र का 17,000 भाग जो है 17,000 हेक्टेयर जो भूमि है किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तालाब द्वारा हो जाएगा। दूसरे स्थान नालंदा आता है। दूसरे स्थान में तालाब सिंचाई में कौन आता है, नालंदा आता है। यहाँ 12,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाता है। नालंदा में कितना किया जाता है, 12,000 हेक्टेयर भूमि का क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ना क्या आप जानते हैं, छठ मुख्य रूप से बिहार
बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है, एक मतलब एक या बहुत प्रमुख पर्व है क्या छठ पूजा का आप जानते हैं बिहार के बाद बिहार में रहने वाले लोग। क्या है कि यह बहुत ही पावक पर्व है, ये बहुत ही पवित्र पावक पर्व है, ठीक है ना। अब यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। पहले तो बिहार मनाया जाता था, बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब बिहार के मतलब भारत के बहुत सारे क्षेत्र में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया संपन्न होता है। ये जो पर्व है वर्ष में 2 बार होता है, एक सर्दी में या दूसरा क्या है चैत में। एक चैत के माह में जो गर्मी का मौसम होता है उसमें मनाया जाता है। एक या सर्दी मतलब कि एक होता है दीपावली के बाद मनाया जाता है सर्दी के मौसम में। एक कार्तिक छठ होता है, एक क्या होता है चैत छठ होता है जो दीपावली के बाद होता है, मैं दीपावली के बाद मनाया जाता है उसे कार्तिक छठ कहते हैं। एक चैत होता है जब क्या गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर और की आराधना की जाती है। भगवान भास्कर मतलब सूर्य की आराधना की जाती है, भास्कर मतलब सूर्य होता है। तो इस पर्व में क्या किया जाता है कि पानी में डुबकी लगाकर जो है वो क्या सूर्य की आराधना किया जाता है। अब देखिए और क्या हो रहा है कि अन्य साधन में क्या है, सिंचाई के अन्य साधन में आपका पाइप हो पॉइन हो गया। देखिए सिंचाई के अन्य साधन में क्या होगा आपका पॉइन हो गया और अहरा हो गया, झील हो गया, पोखरा हो गया, कृत्रिम झील हो गया, ढेकू हो गया, मोट हो गया, ये सब क्या अन्य सिंचाई की प्रक्रिया में सिंचाई का अन्य सुविधा है। इसमें पॉइन और अहर प्रमुख है, ठीक है। पानी का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। पानी का प्रयोग जो है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पानी की क्या होती है कमी होती है, ठीक है। इसमें रोहतास हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, नालंदा, दरभंगा, पटना, इसमें क्या होता है आपका पानी का किया जाता है, ये क्या पानी से सिंचाई किया जाता है। अब आगे पढ़ना नदी घाटी योजना है, मतलब बहुत सारी बिहार में क्या नदी घाटी परियोजनाएं का भी निर्माण किया गया। जैसे नदियों पर बांध बना करके उसको बांध का उपयोग किया जाता है बहुत सारे कार्यों में। जैसे बांध का उपयोग किया जाता है बिजली उत्पन्न किया जाता है, कृषि कार्य में किया जाता है, ठीक है ना। उससे नहर निकाला जाता है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में कृषि के लिए पानी मिल पाता है। उसको पर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसको किसी भी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए भी ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग किया जाता है, बांध बनाया जाता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे हानियाँ भी हैं। बांध से हानियाँ ये है कि बांध को जहाँ बनाया जाता है वहाँ बहुत सारा पर्यावरण का क्षति होता है, पर्यावरण को काटना पड़ता है। बांध बहुत बड़े इलाका में बनाया जाता है, अगर वो बांध टूट गया तो वो क्षेत्र डूबने का आशंका होता है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। बांध बनने से क्या होता है कि कृषि और भूमि क्या हो जाता है खराब हो जाता है, ठीक है ना। बांध में बन जाता है बहुत सारी कृषि और भूमि क्या हो जाता है खराब हो जाएगा। जिस एरिया में बांध बनता है उस एरिया में गाँव नहीं बसाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आशंका रहता है कि अगर बांध अगर टूट गया क्या हो जाएगा गाँव डूब जाएगा। इसलिए उसके अगल बगल में क्या होता है कि कुछ इलाके में क्या होता है कि गाँव को नहीं बसाया जाता। तो कहने का मतलब कि बांध से हानि यही है कि बांध जहाँ बनाया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पर्यावरण की क्षति होती है। इसीलिए नदी घाटी परियोजना के खिलाफ सबसे पहले जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था तो क्या हुआ था कि इसका विरोध हुआ था, बांध बनाने के विरोध हुआ था और उसमें उसको आज याद रखा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से याद रखा जाता है। तो अब हम नदी घाटी योजनाएं जो हैं नदी घाटी बिहार में योजनाएं जो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अपने क्लास को यहीं पर रोकते हैं।